हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहां हम जीएस के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जहां हमारी स्टार्टिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी इंडियन ज्योग्राफी से, और इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज़ चल रहा था। तो हमारी जो लास्ट क्लासेस थी तो वो इंडियन ज्योग्राफी के थर्ड चैप्टर फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया चल रही थी। आज हम उसका पार्ट 4 पढ़ेंगे। फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया काफ़ी लंबा चैप्टर है, काफ़ी एक विस्तृत चैप्टर है, जिसमें हमें होल सोल फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना होता है। तो इसके 5 पार्ट होने के पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है और हमारी कोशिश रहती है कि आपको इतने कंटेंट्स प्रोवाइड करा दिए जाएं जो आपको पीएससी लेवल तक के एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने में हेल्प करें। तो आज हम देखेंगे, जहां लास्ट की क्लासेस फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया में हमने पढ़ा था कि भारत के भू आकृतिक विभाग को किन किन भागों में बांटा गया है। तो हमने देखा था कि भारत का जो उत्तर वाला क्षेत्र है, उत्तरवर्ती जो क्षेत्र है वो पर्वतीय क्षेत्र है। वहीं भारत का जो ये उत्तर और मध्य भारत जो है वो मैदानों से घिरा है। उसके अलावा ये क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार था, और जो वैसे क्षेत्र भारत के वैसे तटवर्तीय क्षेत्र जो समुद्र के किनारे स्थित है, उसके बाद द्वीपीय क्षेत्र। तो फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया में भारत के फिजियोग्राफिक डिवीज़न को 5 भागों में बांटा गया था। जहां हमने लास्ट की जो क्लासेस थी उसमें हमने उत्तरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था, और आज की क्लास होगी हमारी प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। और प्रायद्वीपीय पठार के बाद हम पढ़ेंगे भारत के उत्तर का मैदानी क्षेत्र। तो हमने ये बताया था कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे होती है। तो हिमालय की उत्पत्ति होती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के थ्रू, और तेथिस सागर के स्थान पे हिमालय बनता है। और वहीं तेथिस सागर का जो दक्षिणी भाग होता है वो गोंडवाना लैंड कहलाता है, और इसके बारे में हमने स्ट्रक्चर के थ्रू पढ़ा था लास्ट क्लासेस में। तो गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना भूमि का ही भाग होता है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीप क्षेत्र किसे कहते हैं, यानी कि पेनिनसुलर रीजन किसे कहते हैं। तो पेनिनसुलर रीजन या फिर प्रायद्वीपीय क्षेत्र वैसे थल भूमि को बोलते हैं जो तीनों ओर से जल से घिरा हो। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि भारत का जो ये भाग है, ये भाग ये तीनों ओर से जल से घिरा हो, जहाँ एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, दूसरी तरफ अरब सागर है, वहीं तीसरी तरफ यहाँ हिंद महासागर। तो ये थल तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, इसी वजह से इसे हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र बोलते हैं। और क्योंकि इसकी जो भूमि है वो समतल नहीं है, इसकी भूमि ऊबड़ खाबड़ होने की वजह से इसे पठार कहा गया है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो हमने देखा कि थल का वो भाग जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। और प्रायद्वीपीय पठार को, भारत के प्रायद्वीपीय पठार को मुख्यतः 2 भागों में विस्तृत किया गया। पहला मध्यवर्ती उच्च भूमि और दूसरा दक्कन का पठार। तो ये वाला रीजन जो है वो मध्यवर्ती उच्च भूमि कहा जाता है, वहीं ये वाला रीजन जो है वो दक्कन के पठार के नाम से जाना जाता है। तो कुछ कुछ पठारी क्षेत्र मध्यवर्ती उच्च भूमि में है और कुछ कुछ क्षेत्र दक्कन के पठार में है। तो आइए उन सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मध्यवर्ती उच्च भूमि को किन किन भागों में विभाजित किया गया है, और दक्कन के पठार को किन किन विभागों में विभाजित किया गया है। यानी कि मध्यवर्ती भूमि के अंतर्गत कौन कौन से पठार आते हैं, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, वहीं दक्कन के पठार के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। मध्यवर्ती उच्च भूमि को अरावली श्रेणी, मालवा का पठार, विंध्याचल श्रेणी, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय के पठार में विभाजित किया गया है। तो वहीं दक्कन के पठार को सतपुड़ा श्रेणी, महाराष्ट्र का पठार, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में विभाजित किया गया है। इसके अलावा यहाँ और भी कई छोटे मोटे पठारी क्षेत्र हैं। तो मुख्यतः अरावली श्रेणी कौन से एरिया में आता है। तो अरावली श्रेणी राजस्थान वाले एरिया में आता है, और अरावली श्रेणी से सटा हुआ क्षेत्र बुंदेलखंड है, मालवा के पठार है। अरावली श्रेणी जो है, अरावली श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है वो गुरु शिखर है। अरावली श्रेणी की जो सबसे सर्वोच्च चोटी है वो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 1722 मीटर है। उसके बाद अरावली शिखर पर ही इसी क्षेत्र पर माउंट आबू स्थित है, जहाँ पे काफ़ी फेमस दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। उसके बाद आता है मालवा का पठार।
तो मालवा का पठार ये है, इस क्षेत्र में मौजूद है। मालवा का पठार कहाँ स्थित है? तो मालवा के पठार के उत्तर में अरावली श्रेणी है, मालवा के पठार के पश्चिमी में बुंदेलखंड है और वहीं दक्षिणी में विंध्य श्रेणी है, विंध्याचल श्रेणी है। तीसरे नंबर पे आता है विंध्याचल श्रेणी। तो विंध्याचल श्रेणी वैश्विक श्रेणी है जो भारत को दो भागों में उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में विभाजित करती है। विंध्याचल श्रेणी के उत्तरी क्षेत्र को उत्तरी भारत, वहीं दक्षिणी क्षेत्र को दक्षिणी भारत के नाम से जाना जाता है। विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है। विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण क्षेत्र में नर्मदा नदी बहती है और नर्मदा नदी पर ही एक जलप्रपात है जिसे धुआंधार जलप्रपात बोलते हैं। और ये धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। तो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, कई सारी नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे हम भारत के अपवाह तंत्र वाले चैप्टर में। उसके बाद जो है मध्यवर्ती उच्च भूमि का ही चौथा पार्ट है, चौथा भाग है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार इस वाले एरिया में आता है और जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक विस्तृत है, ये वाले क्षेत्र में आता है छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर का पठार किन किन राज्यों में है? तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। उसके बाद हम जानते हैं कि इस वाले क्षेत्र में नीच चट्टानें पाई जाती है और इस वजह से यहाँ के चट्टानों में काफ़ी खनिज पाए जाते हैं, जैसे लोहा, तांबा। तो काफ़ी खनिज पाने की वजह से, काफ़ी खनिज पाए जाने की वजह से छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत का रूर प्रदेश, क्योंकि छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में काफ़ी खनिज पाए जाते हैं। और जो रूर प्रदेश जो है, रूर जो नाम है वो जर्मनी से प्रेरित है। जर्मनी के रूर प्रदेश में काफ़ी मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, इस वजह से जर्मनी के रूर को कंपेयर किया गया है भारत के रूर से और उसी से यहाँ का नाम भारत का रूर पड़ा। उसके बाद जो पांचवें में है मेघालय का पठार। तो इस वाले क्षेत्र में, ये वाला जो क्षेत्र है वो मेघालय का पठार है। ये भी आता है मध्यवर्ती उच्च भूमि के तहत। और मेघालय के पठार में गारो खासी जयंतीय नामक पठार पाए जाते हैं। और मेघालय के पठार की जो सर्वोच्च शिखर है, मेघालय के पठार की जो सर्वोच्च चोटी है वो है हमारा शिलोंग शिखर। और अब आते हैं हम, ये तो हमने दक्कन के पठार का उत्तरी विभाजन कर दिया जिसे हम मध्यवर्ती उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा विंध्याचल श्रेणी के अगर दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, हम दक्षिणी ओर आते हैं, तो ये हमारा दक्कन का पठार है। और दक्कन का पठार के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ज्वालामुखी के उद्गार से, ज्वालामुखी से जो लावा इरप्ट होता है, लावा जो निकलता है, उसके फैलाव से ही दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है। और दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है और क्योंकि ज्वालामुखी के उद्गार के स्वरूप हुआ है, इसलिए इस वाले क्षेत्र में काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। और काली मिट्टी ज़्यादा पाए जाने के कारण इस वाले क्षेत्र में, गुजरात महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में कपास की खेती ज़्यादा होती है। तो दक्कन के पठार को किस किस श्रेणी में बांटा जाता है? तो दक्कन के पठार को सतपुड़ा श्रेणी, महाराष्ट्र का पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट में बांटा जाता है। तो यहाँ पे है सतपुड़ा श्रेणी, उसके बाद है महाराष्ट्र का पठार, उसके बाद ये वाला क्षेत्र है पश्चिमी घाट और ये वाला क्षेत्र है पूर्वी घाट। और पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ेंगे हम। तो बहुत जगह हम सह्याद्री नाम सुनते हैं, तो पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ये वाला जो क्षेत्र है पश्चिमी घाट को सह्याद्री नाम से जाना जाता है और ये तमिलनाडु तक विस्तृत है। उसके बाद पश्चिमी घाट जो है वो ब्लॉक माउंटेन है। जब हम पर्वत का चैप्टर पढ़ेंगे तो ब्लॉक माउंटेन के बारे में हम पढ़ेंगे। जब कोई माउंटेन है वो इस तरीके से बन जाता है, दो माउंटेन के बीच एक भ्रंश उत्पन्न हो जाता है, तो उसको ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। और इसकी लंबाई 1600 मीटर है। और पश्चिमी घाट की जो सर्वोच्च चोटी है वो अनाईमुड़ी है। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। और ये दक्षिण भारत की भी सर्वोच्च चोटी है। अगर कहा जाए कि पूरे दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है,
तो अनाईमुड़ी। उसके बाद हम देखेंगे पूर्वी घाट। तो ये वाला जो क्षेत्र है पूर्वी घाट है, ये महानदी, उड़ीसा में जो महानदी है तो महानदी से नीलगिरी तक विस्तृत है पूर्वी घाट। और पूर्वी घाट की कहा जाए सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी है। उसके बाद पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पे जिस क्षेत्र पे मिलती है उसे हम नीलगिरी कहते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जिस क्षेत्र पे मिलती है उसे नीलगिरी कहते हैं। और नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। ध्यान रहे, दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाईमुड़ी है। और अगर कहा जाए कि दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो वो है डोडा बेटा। और डोडा बेटा कहाँ पे स्थित है, नीलगिरी के पास स्थित है। और नीलगिरी कौन सा क्षेत्र है, नीलगिरी वो क्षेत्र है जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलती है। तो हमने अभी पढ़ा प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार को एक बार हम फिर से रिवाइज करने के लिए याद कर लेते हैं इन शॉर्ट में। तो प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं, वैसी भूमि जो तीनों तरफ से जल से घिरी होती है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। उसके बाद प्रायद्वीपीय जो है वो गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है जो तेथिस सागर के दक्षिणी में स्थित था। उसके बाद इसको दो भागों में बांटा गया है। विंध्याचल से उत्तर वाले भाग को मध्यवर्ती उच्च भूमि बोलते हैं और दक्षिण वाले भाग को दक्कन का पठार बोलते हैं। मध्यवर्ती उच्च भूमि को अरावली श्रेणी, मालवा श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय के पठार में विभाजित किया गया है। वहीं दक्कन के पठार को सतपुड़ा श्रेणी, महाराष्ट्र का पठार, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में विभाजित किया गया है। उसके बाद मध्यवर्ती उच्च भूमि में जो अरावली श्रेणी आती है तो अरावली श्रेणी का जो सर्वोच्च शिखर है वो गुरु शिखर है। वहीं मालवा का पठार जो है उसके चारों अरावली श्रेणी बुंदेलखंड और विंध्यन के बीच स्थित है। उसके अलावा विंध्याचल श्रेणी जो है वो भारत को उत्तर भारत और दक्षिणी भारत में विभाजित किया जाता है। अगर कहा जाए कि कौन सा ऐसा श्रेणी है जो भारत को उत्तर भारत और दक्षिणी भारत में विभाजित करता है तो वो होगा विंध्याचल की श्रेणी। उसके बाद हम देखेंगे मेघालय का पठार। मेघालय का पठार हम जानते हैं मेघालय भारत के पूर्वी क्षेत्र में है। तो इस वाले मेघालय वाले क्षेत्र में मेघालय का पठार स्थित है जहाँ पे मुख्य गारो खासी जयंतिया जैसे पठार मौजूद हैं। और गारो खासी जयंतिया वाले क्षेत्र में इनकी जो मेघालय के पठार की जो सर्वोच्च शिखर है वो शिलोंग शिखर है। और जो दूसरा भाग है दक्कन का पठार जिसके अंतर्गत सतपुड़ा श्रेणी आती है जो विंध्याचल के दक्षिण में है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो धूपगढ़ी है। और दूसरी सर्वोच्च चोटी अमरकंटक। तो अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी। कुछ बुक्स में महानदी के स्थान पर दामोदर नदी भी दिया जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैक्सिमम किन्होंने किस किस बुक्स में दामोदर नदी पढ़ा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उसके बाद महाराष्ट्र का पठार भी दक्कन के पठार के अंतर्गत आता है। और ये वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट, ये क्षेत्र पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। और वहीं पूर्वी घाट जो है उसकी सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जिस क्षेत्र में मिलती है उसे हम कहते हैं नीलगिरी। और यहाँ पे हमारा एक होलसोल प्रायद्वीपीय पठार जो है वो ख़त्म होता है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे जो भारत के उत्तर का मैदानी क्षेत्र या मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र। अब हम पढ़ेंगे भारत के भू आकृतिक विभाजन का तीसरा विभाजन मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र के बारे में। तो इसके पहले हमने पढ़ा उत्तरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र और अब पढ़ेंगे मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र या उत्तर भारत का विशाल मैदान। क्योंकि ये भारत के मध्य में स्थित है इसी वजह से इसे मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र भी बोलते हैं। और पूर्णतया देखा जाए तो ये उत्तर में स्थित है तो उत्तर का विशाल मैदान भी इसे कहा जाता है। और इसी क्षेत्र में ही मैदानी क्षेत्र क्यों बना, ये क्षेत्र समतल क्यों हुआ। हमने लास्ट क्लासेस में कहा था कि मैदान उसे कहते हैं, किसी क्षेत्र में समतल विस्तृत भूमि को मैदान कहते हैं जहाँ की ऊंचाई असमान ना हो, ऊबड़ खाबड़ ना हो, जहाँ लगभग समतल हो। तो हम जानते हैं कि ये उत्तरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र है भारत का। तो
तो पर्वत होने की वजह से, उत्तरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र होने की वजह से यहाँ काफ़ी सारी नदियाँ बहती हैं। और नदियाँ जब बहती हैं तो हम जानते हैं कि नदियाँ जब बहती है तो पत्थरों का कटाव करती है, वेदरिंग करती है, इरोजन करती है, यानी कि अपक्षय और अपर्दन, जिसका मतलब होता है कि जल के बहाव की वजह से जो पत्थर हैं वो छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे भाग में टूट के अवसाद बनाते हैं, यानी कि सेडिमेंट्स बनाते हैं। तो जल के बहाव के कारण यहाँ से नदियाँ काफ़ी सारे अवसाद और सेडिमेंट्स लेके आती है इस क्षेत्र में, शिवालिक के दक्षिण वाले क्षेत्र में। और दक्षिण वाले क्षेत्र में काफ़ी बहाव जमाव लाने के कारण, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवसाद लाने के कारण ये क्षेत्र जो है वो समतल बन गया है। और समतल क्षेत्र बने होने की वजह से ये वाला जो रीजन है वो मैदानी क्षेत्र बन गया है। और जो उत्तरवर्ती भारत का या उत्तर का विशाल मैदान या फिर मध्यवर्ती मैदान कहलाता है। ये जो क्षेत्र है ये 4 भागों में विभाजित किया गया है, भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश। तो भाबर प्रदेश शिवालिक के तलहटी में, ठीक शिवालिक जो है, शिवालिक विभाजन है, पर्वत का जो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी के दक्षिण वाले क्षेत्र में भाबर प्रदेश पाए जाते हैं। और जैसे ही नदियाँ बहाव लाती हैं तो इस क्षेत्र में नदियाँ क्या करती है, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर काट के लाती है। इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महीन अवसाद नहीं लाती है और काफ़ी बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होने की वजह से यहाँ पे जो है वो नदियों का विलोप हो जाता है, नदियों का पानी दिखाई नहीं देता है। नदियाँ बहती तो है लेकिन बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों की वजह से नदियों का विलोप हो जाता है भाबर प्रदेश में। वहीं भाबर के जो दक्षिण में, भाबर से नीचे आते हैं हम, तो मिलता है हमें तराई प्रदेश, जो कि भाबर के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पे नदियाँ काफ़ी मात्रा में अवसाद लाती है और ये वर्षा के कारण ये वाला जो क्षेत्र है वो दलदली हो जाता है। और दलदली क्षेत्र है, मडी एरिया है, और मडी एरिया में हम जानते हैं कि वन प्रदेश की काफ़ी मात्रा में अधिकता होती है, वनस्पति काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, काफ़ी सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इसी वजह से तराई प्रदेश के दलदली होने की वजह से यहाँ पे जैव विविधता पाई जाती है। और जो नदियाँ भाबर प्रदेश में आके जिनका विलोप हो गया था, ठीक तराई प्रदेश में आके ये धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। तराई प्रदेश में लुप्त नदियाँ दिखाई देनी शुरू हो जाती है, लेकिन ये इस जगह पे दलदली होने की वजह से ये काफ़ी धीमी गति से चलती हैं। उसके बाद आते हैं बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश वो क्षेत्र है, वो इस मैदानी भाग का वो क्षेत्र है जहाँ पे थोड़ी ऊंचाई पर स्थित होता है ये क्षेत्र। और थोड़ी ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे बाढ़ का जल जल्दी नहीं पहुँच पाता है, हमेशा बार बार नहीं पहुँचता है। और बाढ़ का जल नहीं पहुँचने की वजह से यहाँ की जो मिट्टी है वो पुरानी हो जाती है। और हम जानते हैं कि पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है, बांगर प्रदेश। जलोढ़ मृदा क्या आता है, जल के द्वारा बहा कर लाई गई मृदा जलोढ़ मृदा, अर्थात नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मृदा जलोढ़ मृदा कहलाती है। तो जब यहाँ बाढ़ का जल जो है, क्योंकि ये थोड़ी ऊंचाई पर है और बाढ़ का जल नहीं पहुँचने की वजह से यहाँ की मृदा पुरानी जलोढ़ मृदा हो जाती है। और इस क्षेत्र में कंकड़ पत्थर जो होते हैं काफ़ी मात्रा में रहते हैं, और कंकड़ पत्थर की वजह से यहाँ पे एक क्षेत्र में असमतल भूमि का निर्माण होता है, और इस असमतल भूमि को भूड़ नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है खादर प्रदेश। खादर प्रदेश वो क्षेत्र है जहाँ पे नदियाँ हर वर्ष या मतलब प्रायः जो है अपनी जो अवसाद है वो जमा करके चली जाती हैं, और इस वजह से यहाँ की जो मृदा है वो नवीन जलोढ़ मृदा होती है, नई जलोढ़ मृदा होती है। और हम जानते हैं कि नई जलोढ़ मृदा खेती के लिए काफ़ी अनुकूल होता है, वहाँ पे एग्रीकल्चर्स काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, बहुत ज़्यादा खेती होती है इस क्षेत्र में। और क्योंकि जलोढ़ मृदा काफ़ी उर्वर होती है, काफ़ी फर्टाइल होती है, फसलों के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है ये आता है हमारा खादर प्रदेश के अंतर्गत। तो हमने देखा कि मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र को 4 भागों में विभाजित किया गया है, भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश। भाबर प्रदेश शिवालिक के तलहटी में, शिवालिक के दक्षिण में स्थित है, जहाँ पे बड़े बड़े कंकड़ पाए जाने की वजह से, बड़े बड़े
कंकड़ पत्थरों की अधिकता की वजह से जो नदियां हैं, नदियों का विलोप हो जाता है, नदियां वहां दिखाई नहीं देती है, होती तो है पर दिखाई नहीं देती हैं। ठीक इसके दक्षिण में तराई प्रदेश स्थित है। तो तराई प्रदेश में क्या होता है कि नदियां जो है अपने साथ जो अवसाद लाती है वो यहाँ पे दलदली एरिया बनाती है, दलदली क्षेत्र बनाती है, और दलदली क्षेत्र की वजह से यहाँ पे काफ़ी वन क्षेत्र पाए जाते हैं और जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो नदियाँ लुप्त हो गई थी भाबर प्रदेश में, वो यहाँ पे दिखाई देनी शुरू हो जाती है, लेकिन इन नदियों के जल की गति काफ़ी धीमी होती है। तीसरे नंबर पे बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश वैसा क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र का वो भाग है जहाँ जो थोड़ी ऊंचाई पर थोड़ा सा उठा हुआ होता है, जिस वजह से बाढ़ का जो जल है यहाँ पे नहीं पहुँच पाता है। इस वजह से यहाँ की मृदा पुरानी जलोढ़ मृदा है, और पुरानी जलोढ़ मृदा के पास इस वाले क्षेत्र में कंकड़ और रेत से बनी असमतल भूमि को भूड़ कहते हैं। उसके बाद अंततः खादर प्रदेश। खादर प्रदेश वो क्षेत्र है जहाँ पे नदियाँ प्रायः हमेशा ही बाढ़ के जल को लेके आती हैं और जमा कर देती है। और हम जानते हैं वैसी मृदा नई जो जलों द्वारा बहा के लाई गई जो नई मृदाई होती है उसको हम नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं। और नवीन जलोढ़ मृदा जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में। नवीन जलोढ़ मृदा जो होती है वो खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है, काफ़ी लाभकारी होती है। यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं दोआब क्षेत्र के बारे में। तो दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम दोआब कहते हैं। तो पंजाब वाले क्षेत्र में जो दोआब जो है वो 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? सिंधु सागर। तो सिंधु सागर जो है सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है। चाज, च से चेनाब हो गया, झ से झेलम हो गया, तो इन दोनों नदी के बीच में स्थित है। वहीं बीस्ट, ब से व्यास हो गया और स से सतलुज हो गया। उसके बाद आता है बारी, ब से ब्यास और र से रावी नदी हो गया। उसके बाद है रचना। तो एक और जहां र से अगर रावी है तो चना से चेनाब। इस प्रकार इस विशाल मैदान के दोआब को विस्तृत किया गया मुख्यतः 5 भागों में। सिंधु सागर जो सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है। चाज, च से चेनाब और झ से चेनाब और झेलम के बीच स्थित है। बिस्ट, ब से व्यास, तो वहीं स से सतलज जो ब्यास और सतलज के बीच स्थित है। बारी, ब से व्यास और र से रावी जो ब्यास और रावी के बीच स्थित है। वहीं रचना रावी और चेनाब के बीच स्थित है। तो इस प्रकार से आज जो है हमारा प्रायद्वीपीय पठार और मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र खत्म होता है। उसके बाद कल की क्लासेस में हम पढ़ेंगे तटवर्तीय क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। इसके बाद फिर हमारी जो फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया जो चैप्टर है वो खत्म हो जाए।